नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार के सियासी घमासान में गरजे प्रधानमंत्री। आरा और नवादा में तुष्टीकरण, परिवारवाद और जंगल राज को लेकर आरजेडी कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार। कहा, घुसपैठियों की रक्षा करने वाले जनता जनार्दन के सबसे बड़े गुनहगार। बिहार के चुनावी संग्राम में दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। अमित शाह ने आरजेडी के जंगल राज परिवारवाद से सावधान रहने का किया आह्वान। राहुल गांधी ने बेगूसराय में महागठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। तेजस्वी ने भी प्रचार में विपक्ष की जीत के लिए दोहराए वादे। राजस्थान के फलौदी जिले में एक बस और ट्रेलर की टक्कर में 15 लोगों की मौत और 3 घायल। सभी यात्री बीकानेर जिले के कोलायत में दर्शन कर लौट रहे थे घर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री ने घटना पर जताया दुख। इसरो ने फिर रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से देश के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का हुआ प्रक्षेपण। नौसेना की बढ़ेगी ताकत। प्रधानमंत्री ने दी इसरो वैज्ञानिकों को बधाई। और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए रखा 299 रनों का लक्ष्य। भारत की शेफाली वर्मा ने खेली 87 रनों की धुआंधार पारी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आरा और नवादा में विशाल जनसभाएं की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस आरजेडी पर जमकर प्रहार किया। बिहार के चुनावी रण में एनडीए के लिए प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस राजद पर जोरदार हमले किए। आरा और नवादा की जनसभाओं में पीएम ने बिहार की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आरा की जनसभा में पीएम ने एनडीए का विकसित बिहार का संकल्प सामने रखा। हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। इसके लिए आने वाले वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया गया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस राजद घुसपैठियों को बचाने के लिए तनमन से जुटे हैं। पीएम ने तुष्टीकरण, परिवारवाद और जंगल राज को लेकर कांग्रेस राजद पर जमकर प्रहार किया। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। पीएम ने कांग्रेस और राजद की अंदरूनी लड़ाई का जिक्र किया। कहा, कांग्रेस सीएम पद पर राजद नेता का नाम तय करना नहीं चाहती थी, लेकिन राजद ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर अपनी बात मनवाई। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। नवादा की जनसभा में पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार माओवादी, आतंकवाद जैसी चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। इसे देखकर अर्बन नक्सलों की नींद उड़ी हुई है। कांग्रेस राजद के झगड़े का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि दोनों एक दूसरे के बाल नोचने में लगे हैं। और तो खबर ये है कि हर बूथ पर कांग्रेस के लोगों ने आरजेडी को हराने की ठान ली है।
आप देखिएगा 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही कांग्रेस आरजेडी एक दूसरे का क्या हाल करते हैं, माथे फोड़ना शुरू कर देंगे। पीएम की जनसभाओं में उमड़ा जनसमूह जोश से भरा नजर आया। पीएम ने कहा कि बिहार ने फिर एक बार एनडीए सरकार का संकल्प ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारा पटना साहिब पहुंचे और प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारा पटना साहिब में मत्था टेका। प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास और रोड शो के बाद उन्होंने यहाँ पर मत्था भी टेका और इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई बार यहाँ पर जा चुके हैं। पटना साहिब का ये गुरुद्वारा प्रधानमंत्री के लिए इससे जुड़ाव हमेशा से देखने को मिला है। लोकसभा का चुनाव 2024 का जब था तब भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जाकर सेवा की थी और उसके बाद जब भी प्रधानमंत्री का पटना आगमन होता है तब उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जाते हैं और अपना मत्था टेकते हैं। साथ ही साथ बिहार वासियों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए जो तमाम कार्य प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व रहे और इसी की वानगी देखने को मिलती है कि प्रधानमंत्री सांस्कृतिक धरोहरों को और साथ ही साथ ऐसे तीर्थ स्थलों को वहाँ पर जाकर मत्था ज़रूर टेकते हैं। हमने इसकी वानगी कई बार देखी है और पटना की बात करें तो पटना साहिब का ये गुरुद्वारा हमेशा से ही प्रधानमंत्री के लिए बहुत खास रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री समय समय पर यहाँ पर जाकर मत्था टेकते हैं और साथ ही साथ वहाँ के लोगों के साथ मिलकर बातचीत भी करते हुए नजर आते हैं। तो बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये पूरा क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आगे की रणनीतियां बनती बिगड़ती नजर आई, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जो लोग हैं उनका अभिवादन स्वीकार किया और लोगों ने भी ज़ोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर उनका स्वागत किया गया है और बच्चों से उनका स्नेह हमेशा से देखने को मिला है और आज भी इसकी वानगी तस्वीरों के ज़रिए कई बार नज़र आई। ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई मायनों में बेहद खास, आम लोगों से मिलते हुए और उनकी बातें सुनते हुए ये भेंट पीपल टू पीपल कनेक्ट की उनके उस सार्थक भाव को और ज़्यादा चरितार्थ करती हुई नज़र आती है, जिसकी वानगी कई बार देखने को मिली है और हमेशा प्रधानमंत्री ने इस तरह की जो वानगी है वो पेश की है। और वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री ने पटना में रोड शो भी किया और इस रोड शो में भारी जनसमूह उमड़ा। जोश से भरे जनसमूह ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। तो पीएम का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास रोड शो हुआ और उसमें महिलाएं हाथों में थाली लेकर उन्होंने आरतियां उतारी और ये अभूतपूर्व क्षण था जो कि हमेशा से देखने को मिला है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग अपने बीच पाते हैं, अपने करीब पाते हैं तो उनकी एक छवि, उनकी एक झलक पाने के लिए, उन्हें कैमरों में कैद करने के लिए वहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं और ज़ोरदार और ज़बरदस्त तरीके से ये उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये उस दौरान की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि बिहार का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास, प्रधानमंत्री का आरती के साथ यहाँ पर स्वागत किया गया था। आरती उतारी गई थी महिलाओं द्वारा। महिला सशक्तिकरण की जो वानगी है उस पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम कार्य किए हैं, जो योजनाएं चलाई हैं, परियोजनाएं चलाई हैं, उनसे महिलाओं को भी सीधा लाभ हुआ है मुख्यधारा से जोड़ने का और उन्हें निरंतर आगे बढ़ाने का जो प्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया वो इस सार्थकता को दर्शाता है, जिससे आने वाली पीढ़ी और ज़्यादा सीखती है, प्रेरणा लेती है और आगे बढ़ती है। और यही सब वानगी है जो तमाम इन पहलुओं को उजागर करती है, जिससे हमेशा से देखा गया है कि प्रधानमंत्री जब लोगों के बीच होते हैं तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, उनके ज़ोरदार और भव्य स्वागत की।
आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना रोड शो के बाद विपक्ष पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आरजेडी, कांग्रेस और उनके सहयोगियों को पटना के विकास की कोई परवाह नहीं है। वे शहरी इलाकों को अपना एटीएम समझते हैं जो सिर्फ अपनी जेबें भरने के काम आते हैं। कानून व्यवस्था और गुंडागर्दी के मामले में उनका ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में सारे सियासी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की ताकत सियासी मैदान में झोंककर सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया है। जैसे जैसे बिहार में पहले चरण के चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगा रहे हैं। बिहार राजनीतिक दलों के दिग्गजों का अखाड़ा बन गया है। स्टार प्रचारक मैदान में हैं और जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने लालू यादव को घोटालों का सरदार बताया और कहा कि बिहार में जंगल राज वापस लाने की कोशिश की जा रही है। एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति रामविलास ने विकसित बिहार के निर्माण के लिए पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी को अहम बताया। आपका वोट बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए देना। ये लालू राबड़ी के समय में 15 साल में बिहार का जो पतन हुआ, वही जंगल राज आज कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आने वाला है। लोगों के मन में डबल इंजन की सरकार को लेकर विश्वास बढ़ाया है। केंद्र में प्रधानमंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये एक ऐसी जोड़ी है, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि नरेंद्र और नीतीश की ये जोड़ी है जो सही मायनों में बिहार को एक विकसित राज्य बनाएगी। अगले 5 साल बहुत महत्वपूर्ण होंगे बिहार के लिए। तेजस्वी यादव इन दिनों जनता के बीच तेजस्वी प्रण का प्रचार करने में जुटे हैं और महागठबंधन भी सत्ता में वापसी का सपना संजोए हुए है। महागठबंधन में सहयोगी की भूमिका निभा रही कांग्रेस भी चुनाव में काफी एक्टिव है। बेगूसराय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सत्ता में वापस आने पर सर्वोत्तम शिक्षा देने की बात कही। उधर आरजेडी से निष्कासित लालू राबड़ी के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के अभी से सरकार गठन की बातों पर चुटकी ली। हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां पूरी दुनिया से लोग लाइन लगाकर बिहार में आके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। आप में इतनी नॉलेज है, इतनी समझ है, आप दुनिया के शिक्षा के सेंटर बन सकते हो। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा। अच्छा, तो अभी सरकार अभी बना नहीं ना है, तो कहने के लिए लोग कुछ भी कर सकता है। वहीं इस बीच चुनाव आयोग ने दुलार चंद मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना के ग्रामीण एसपी समेत 4 अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जबकि बाढ़ के एसडीपीओ को निलंबित करने का निर्देश दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि आयोग विधानसभा चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। बिहार विधानसभा के पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा। जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा और कौन सा राजनीतिक दल पहले चरण में जनता का भरोसा जीत पाएगा, ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पंजाब पुलिस ने अखबारों की सप्लाई गाड़ियों को चेकिंग के नाम पर रोका। वहीं जिससे मोगा, फिरोजपुर समेत कई जिलों में अखबार देरी से पहुंचे। इस घटना पर लोगों ने नाराजगी जताई और इसे आतंकवाद के दिनों की सरकार के अघोषित आपातकाल से तुलना की। शीश महल 2.0 पर घिरी भगवंत मान की सरकार पर सच्चाई को छुपाने का गुस्सा अब जनता में दिख रहा है। एक बार फिर पंजाब की मान सरकार सवालों के घेरे में है। पंजाब सरकार पर आरोप है कि सच्चाई को छुपाने के लिए कई तरह के हथकंडे उठा रही है। ताजा मामला कई शहरों में रविवार सुबह अखबारों की सप्लाई से जुड़ा है।
जब लुधियाना, जालंधर, पटियाला, अमृतसर और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर अखबार पहुंच नहीं पाया या पहुंचा तो काफी देर से पहुंचा। शनिवार रात से ही पंजाब में पुलिस ने कई हिस्सों में समाचार पत्रों के वाहनों को रोककर तलाशी ली। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी समाचार पत्रों के वाहनों को पुलिस थानों के बीच ले जाकर जांच की गई। पुलिस की ये जांच रात 10 बजे से शुरू हुई और सुबह तक जारी रही। समाचार पत्र विक्रेताओं का कहना है कि इस दौरान पुलिस ने उनके फोन भी जब्त कर लिए। बम की अफवाह से मेरी गाड़ी पकड़ ली गई है, क्योंकि पता लगा कि हाँ फ्रेश गाड़ी में बम आता है। बोले बड़े अफसर आएंगे तो चेक करेंगे, उसके बाद हम छोड़ेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। वहीं भाजपा ने समाचार पत्रों को रोके जाने को लेकर नाराजगी जताई है। भाजपा के महासचिव तरुण चुग ने कहा कि पंजाब में प्रेस की आजादी का आज काला दिन है। सच को छुपाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा मीडिया का गला घोंटा जा रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस तरह पूरे देश एमरजेंसी लगाई सी और अखबारां ਨੂੰ टारगेट ਕੀਤਾ ਸੀ, मीडिया हाउसेज ਨੂੰ टारगेट ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ मीडिया हाउसेज ਨੂੰ टारगेट करके डराने ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ एक नवा तरीका अपनाया। पंजाब में समाचार पत्रों की गाड़ियों को रोके जाने की घटना पर कांग्रेस पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लिया। जिस तरह से डंडे के दम पर, बंदूक के दम पर आप पंजाब में मीडिया को दबाना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस को कुचलना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में समाचार पत्रों के वाहनों को रोककर तलाशी लिए जाने को तानाशाही भरा रवैया बताते हुए एक्स पर लिखा है, चौंकाने वाला। आज सुबह पंजाब सरकार ने कथित तौर पर कई इलाकों में अखबारों के वितरण को रोकने की कोशिश की है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल 2.0 की खबर पूरे पंजाब में आग की तरह फैल रही है। मीडिया घरानों को धमकी दी जा रही है कि अगर उन्होंने इस खबर को कवर किया या स्वाति मालीवाल को दिखाया तो उनके सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए जाएंगे। तानाशाही चरम पर। हालांकि समाचार पत्र वाहन को रोके जाने को लेकर पंजाब पुलिस का कहना है कि यह कदम इंटेलिजेंस के आधार पर उठाया गया। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। इसको प्रभावित करना लोकतंत्र पर हमला करने जैसा है। ऐसे में पंजाब पुलिस और प्रशासन की ये कार्रवाई कई सवाल खड़े करती है। पंजाब में जिस तरीके से न्यूज़पेपर्स की गाड़ियों को चेकिंग के नाम पर रोका गया, उसके बाद अब कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ प्रमुख विपक्षी पार्टियां इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात बता रही हैं, तो दूसरी तरफ वहीं आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार इसे लगातार इनपुट के आधार पर की हुई कार्रवाई बता रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इन तमाम गाड़ियों को किस आधार पर और क्यों इनकी चेकिंग की गई। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज चोपड़ा के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और पंजाब में जिस तरह से अखबार वितरण करने वाले वाहनों की चेकिंग के नाम पर उन्हें रोका गया और इसकी हर तरफ निंदा हो रही है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है। कांग्रेस के प्रवक्ता और पंजाब इकाई के प्रभारी महासचिव रहे आलोक शर्मा ने नाराजगी जाहिर की है। आलोक शर्मा से दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला ने खास बातचीत की। पंजाब के अंदर न्यूज़पेपर्स की सप्लाई रोक दी गई, आखिरकार ये पंजाब में क्या हो रहा है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए आलोक शर्मा जी हैं, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। पंजाब के अंदर न्यूज़पेपर्स की सप्लाई रोक देना क्या संदेश दे रहा है? पंजाब में सब कुछ ऑल इज वेल तो नहीं है? देखिए, ऑल इज वेल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जिस तरह से बंदर बांट हो रही है और जिस तरह से एक पार्टी केजरीवाल वैकल्पिक राजनीति के तौर पर आई थी, दिल्ली से सूफड़ा साफ हुआ, जिस तरह से मधुशालाएं खोली गई और जिस तरह से आज पंजाब में भी बंदर बांट शुरू की थी, तमाम अखबारों ने अगर वो चीज़ रिपोर्टिंग की है तो आपको संवैधानिक अधिकार है, आपकी सरकार है अगर कोई गलत रिपोर्ट है। लेकिन ये पुलिसिया तंत्र जिस तरह से डंडे के दम पर, बंदूक के दम पर आप पंजाब में मीडिया को दबाना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस को कुचलना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। स्वाति मालीवाल जो कह रही हैं कि एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने प्यारा और शीश महल की तरह 2.0 चंडीगढ़ में भी एक बंगला न्यारा न्यारा बना है, प्यारा प्यारा बना है, क्या उससे डर कर ऐसा हुआ है? देखिए, बंगला बना है, बंगला अलॉट हुआ है, वो मीडिया के तमाम साथियों ने उसको, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया है। स्वाति मालीवाल क्या कहती हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो उन्हीं की केजरीवाल की बिल्कुल शागिर्द रही हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार पंजाब में व्याप्त है, जिस तरह से दिल्ली में व्याप्त था पार्टी केजरीवाल के समय पर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब आप अपने भ्रष्टाचारीपन और अपनी कारगुजारियों को छिपाने के लिए मीडिया का गला घोट रहे हो।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप आलोक शर्मा जी को सुन रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो भी पुलिसिया तंत्र चल रहा है और मीडिया का दमन किया जा रहा है वो पूर्णतः गलत है। दिल्ली से कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और राजस्थान के फलोदी जिले में भारत माला एक्सप्रेसवे पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा रविवार देर शाम मतोड़ा थाना क्षेत्र में तब हुआ जब एक तेज रफ्तार टेम्पो ट्रैवलर सड़क पर खड़े एक ट्रक में जा घुसा। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो ट्रैवलर के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आया और घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर के अस्पतालों में पहुंचाया गया। सड़क हादसा हुआ है, उसमें लोगों की मृत्यु हुई है जो काफ़ी दुखद है, परंतु जो उसमें घायल हैं उनके सही से चिकित्सा हो जाए उसके लिए एमडीएम में व्यवस्था की गई है और ओसियां से एक ग्रीन कॉरिडोर के द्वारा उनको यहाँ लाया जा रहा है। यहाँ पर उनकी स्वास्थ्य की और उनकी चिकित्सा की सही व्यवस्था है और हमारी पूरी कोशिश है कि उनकी जान बचाई जा सके। फलोदी में हुए इस दर्दनाक सड़क हादसे पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरा दुख जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसके साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी घटना पर दुख जताया है और हादसे में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का भी उन्होंने ऐलान किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके अलावा हादसे में घायल हुए सभी लोगों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज LVM-3M5 रॉकेट लॉन्च करके इतिहास रच दिया। भारत के स्पेस प्रोग्राम में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री ने इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी। इसरो ने अपने अब तक के सबसे भारी सैटेलाइट CMS-03 को देश की जमीन से लॉन्च किया है। CMS-03 का मकसद भारत और आसपास के समुद्री इलाकों में मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सेवाएं देना है। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और इतिहास रचा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रविवार शाम करीब 5:26 अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का प्रक्षेपण किया। यह सैटेलाइट अब तक का भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका वजन 4,410 किलोग्राम है। इस सैटेलाइट को सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3M5 से अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसे विशाल पेलोड से ले जाने की क्षमता के कारण बाहुबली उपनाम दिया गया। I am happy to announce that LVM-3M5 launch vehicle has successfully injected the CMS-03 communication satellite in the required orbit. The satellite weighing 4,410 kg। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CMS-03 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र हमें निरंतर गौरवान्वित करता है। भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की बदौलत हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र उत्कृष्टता और नवाचार का पर्याय बन गया है। उनकी सफलताओं ने राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाया है और अनगिनत लोगों को सशक्त बनाया है। इसरो ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य बहुबैंड संचार उपग्रह CMS-03 भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करना है। यह सैटेलाइट भारतीय नौसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए खास तौर पर बनाए गए स्वदेशी लेटेस्ट कंपोनेंट के साथ नेवी की स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन और समुद्री इलाके की जानकारी रखने की कैपेबिलिटी को मजबूत करेगा। इस उपलब्धि का एक बड़ा लाभ यह है कि इससे नौसेना की समुद्री डोमेन जागरूकता और रणनीतिक क्षमताओं में वृद्धि होगी। इससे दूरस्थ समुद्री सीमाओं पर भी
रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन संभव होगा। यही नहीं, नौसेना की निगरानी और समन्वय को भी मजबूती मिलेगी। इसलिए यह उपग्रह डिजिटल नौसेना की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सशक्त पहल है। जीसैट 7R परियोजना भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियानों की भावनाओं को साकार करती है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह न केवल तकनीकी दृष्टि से देश की क्षमताओं का प्रतीक है, बल्कि भारतीय नौसेना के रणनीतिक संचार नेटवर्क को वैश्विक मानकों तक पहुंचाएगी। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा में नई दिशा व प्रगति आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने LVM-3 प्रक्षेपण यान से नौसेना के लिए CMS-03 सैटेलाइट को लॉन्च कर इतिहास रच दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन इसरो और इंडियन नेवी की शानदार सफलता पर बधाई देते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा कि इसरो और इंडियन नेवी को बहुत बहुत बधाई। भारत का ताकतवर LVM-3 M5 रॉकेट एक बार फिर आसमान में दहाड़ा और GSAT 7R CMS-03 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ये इंडियन नेवी के लिए सबसे भारी और सबसे एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में स्थापित किया गया है। ये देश में बना सैटेलाइट हिंद महासागर क्षेत्र में स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता को मजबूत करेगा, जो आत्मनिर्भर भारत में एक और गर्व का मील का पत्थर है। इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान में लगातार शानदार मील के पत्थर स्थापित कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने LVM-3 प्रक्षेपण यान से नौसेना के लिए CMS-03 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CMS-03 के सफल लॉन्च पर इसरो को बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने एक्स पर लिखा है कि भारत के सबसे एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 के सफल लॉन्च पर इसरो को बधाई। ये हमारे देश की आत्मनिर्भरता और बेहतरीन इनोवेशन की भावना का एक बड़ा उदाहरण है। टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस के लिए इसरो की लगातार कोशिशें भारत को गर्व महसूस कराती रहेंगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कुडोस टीम इसरो, भारत का बाहुबली आसमान छू गया। LVM-3 M5 मिशन का सफल प्रक्षेपण देश के लिए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि जिस रॉकेट को लोग प्यार से बाहुबली कह रहे हैं, वो LVM-3 M5 रॉकेट CMS-03 संचार उपग्रह को लेकर अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ है। साथ ही ये भी बताया गया है कि ये अब तक का सबसे भारी उपग्रह है, जिसे भारत की धरती से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में भेजा गया है। उन्होंने ये भी लिखा कि इसरो लगातार एक के बाद एक नई सफलताओं की कहानी लिख रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतुल्य सहयोग और नेतृत्व के लिए आभार भी जताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून के राष्ट्रपति निकेतन परिसर में 2 नई आंगतों का केंद्रित सुविधाओं, फुट ओवर ब्रिज और घुड़सवारी क्षेत्र का उद्घाटन किया। 9 करोड़ की लागत से 6 महीने में बना 105 फीट लंबा फुट ओवर ब्रिज हिमालयी डिजाइन और आधुनिकता का प्रतीक है, जो राष्ट्रपति निकेतन और आगामी राष्ट्रपति उद्यान को जोड़ता है। इन दोनों परियोजनाओं ने राष्ट्रपति निकेतन परिसर को आधुनिक अवसंरचना, सुरक्षा और हिमालयी विरासत के अनूठे संगम के रूप में स्थापित कर दिया है। राष्ट्रपति परिसर में विकसित 0.7 एकड़ के अत्याधुनिक घुड़सवारी क्षेत्र का भी शुभारंभ किया गया, जहां राष्ट्रपति अंगरक्षकों की 8 चयनित घोड़े रखे जाएंगे। ये क्षेत्र प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ने उत्तराखंड संस्कृति विभाग की सांस्कृतिक संध्या में भी भाग लिया और राज्य की लोक संस्कृति की झलकियों का भी आनंद लिया। यह अवसर उत्तराखंड के लिए परंपरा और आधुनिकता के संगम का प्रतीक बना। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चा की गई। शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर बताया कि रेल मंत्री ने असम के लिए 3 नई अमृत भारत ट्रेन चलाने, उमरंगसो शहर से हुजई जिले के लंका तक नए रेल लिंक, कोकराझार से भूटान के
गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी तक नई रेलवे लाइन के काम में तेजी लाने और असम से गुजरने वाली सभी प्रमुख ट्रेन के अधिक ठहराव पर सहमति दी है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।